वेलकम डियर फ्रेंड्स बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और नेपाल यानी कि इन दोनों देशों के जो लोकतंत्र प्रणाली है, यहाँ की जो राजनीतिक जो प्रणाली है उसके बारे में हम देखेंगे। इन दोनों देशों ने किस प्रकार अपने यहाँ पर लोकतंत्र को कायम किया है, तो देखते हैं अपने इस वीडियो में। देखो मैप के जरिए समझते हैं। ये बांग्लादेश का मैप दिया हुआ है जो कि भारत के पूर्व में ये बांग्लादेश स्थित है। हम इस बांग्लादेश के जो यहाँ की जो लोकतंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। देखो इसमें बांग्लादेश के बारे में पहला पॉइंट है 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। यानी कि 47 से 1971 तक अर्थात 24 साल तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था। दूसरा है इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने के खिलाफ थे। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा यानी दबदबा और उर्दू भाषा के लादने के खिलाफ थे। जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उसने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग की। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो अपना दबदबा दबाने के लिए और ऊपर उसके वो पूर्वी पाकिस्तान की यानी कि बांग्लादेश के ऊपर उर्दू भाषा लादने के खिलाफ जन संघर्ष किसने लिया? शेख मुजीबुर रहमान ने उसकी तरफ उसकी ओर संघर्ष किया शेख मुजीबुर रहमान ने, और उसने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्ता की मांग की यानी स्वतंत्रता की मांग की। होता है अवामी लीग ने 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें पर विजय मिली। यानी कि जो अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग ने 1970 के जो चुनाव हुए आम चुनाव उसमें पूर्वी पाकिस्तान की जो सारी सीटें थी यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ अवामी लीग ने उसमें सारी सीटें हासिल की। संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल किया और जिस कारण उसने वहाँ पर अपना पूरी सीटें हासिल की। उसके बाद वहाँ पर प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत भी उसने हासिल कर लिया। अगला पॉइंट है पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने संविधान सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने पूरी पाकिस्तान के संविधान को इनकार कर दिया अर्थात मानने से इनकार कर दिया। और जो नेता थे यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे कौन? शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सातवां पॉइंट है जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कराने के बाद जनरल याहिया खान ने सैनिक शासन के होते पूरी पाकिस्तान ने जो आंदोलन छेड़ रखा था बंगाली लोगों ने उनका आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अगला है इस कारण हजारों लोग पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए और इस कारण बड़ी संख्या में लोग भारत में पलायन कर दिए। यानी कि जो उसने आंदोलन को कुचला उस कारण पूरी पाकिस्तान के हजारों लोग मारे गए और इससे लोग भारत में आ गए शरणार्थी बनकर। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या पैदा हो गई और इस कारण क्या हुआ? इस कारण भारत को यानी कि भारत जो है उसको शरणार्थियों की संभालने की जो समस्या उत्पन्न हो गई। 10 भारत सरकार का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और इसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 यानी कि भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जो आज़ादी के लिए जो मांग की लोगों का समर्थन भी किया और इसी कारण पश्चिमी पाकिस्तान के साथ भारत ने 1971 में युद्ध किया। अगला पॉइंट है इस युद्ध के परिणाम स्वरूप से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बांग्लादेश के नाम से नया स्वतंत्र देश बन गया। अब और आगे यानी कि अब हम देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश तो बन गया, अब बांग्लादेश में क्या क्या उसने अपनाया यानी कि क्या क्या वहाँ का शासन प्रणाली को अपनाया देखेंगे। पहला पॉइंट है बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बांग्लादेश ने संविधान बना लिया अपना और उसके बाद अपने को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश बना लिया।
दूसरा, 1975 में शेख मुजीबुर ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। यानी 1975 में शेख मुजीबुर जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने संविधान में संशोधन कराकर संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। अगला है, शेख मुजीबुर ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिस कारण तनाव और संघर्ष पैदा हो गए। अगला पॉइंट है, सेना की मुजीबुर के खिलाफ बगावत हो गई, जिसके कारण शेख मुजीबुर सेना के हाथों मारे गए। यानी कि जो शेख मुजीबुर थे, उसने सेना के खिलाफ बगावत कर दी और जिस कारण यानी शेख मुजीबुर उन सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासन जिया-उर-रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहा। फिर जिया-उर-रहमान की हत्या हो गई। यानी कि जिया-उर-रहमान की हत्या होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने भागदौड़ संभाली। फिर अगला है, बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। यानी कि बांग्लादेश की जनता है वो लोकतंत्र के समर्थन में एकजुट हो गई। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। अगला पॉइंट है, जनता के विरोध के कारण लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद 1990 में छोड़ना पड़ा। यानी कि जो जनता का विरोध बढ़ने से लेफ्टिनेंट ने अपना पद छोड़ दिया। कब? 1990 में। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र कायम है। यानी कि 1991 के जो चुनाव हुए, उसके बाद से यहाँ पर बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित लोकतंत्र कायम है। इस प्रकार बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर लोकतंत्र कायम किया। अब हम नेपाल के बारे में देखेंगे, किस प्रकार नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की। ये आप नेपाल का मैप देख लीजिए, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। हम इसमें देखेंगे कि नेपाल ने किस तरह राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र की स्थापना की। देखते हैं नेपाल में राजतंत्र। इसमें पहला पॉइंट है, कई वर्ष तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। फिर राजनीतिक पार्टियां और आम जनता उत्तरदायी शासन की मांग उठाने लगी। सेना की सहायता से राजा ने शासन पर पूरा नियंत्रण लिया था। यानी कि नेपाल में कई दिनों तक तो क्या संवैधानिक राजतंत्र था। फिर वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां और आम लोगों ने वहाँ पर उत्तरदायी यानी अलग शासन बनाने के लिए मांग उठाई। फिर राजा ने अपनी सेना की सहायता से वहाँ पर अपना शासन को नियंत्रण में ले रखा था। दूसरा है, एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ। 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग राजा ने मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा व समस्याओं से भरा हुआ। यानी कि एक लोकतंत्र समर्थन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिस कारण 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग राजा ने मान ली थी। उसके बाद नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा व समस्या से भरा हुआ था। यानी कि जो संविधान बन तो गया, पर वहाँ पर जो कार्यकाल था लोकतंत्र सरकारों का वह बहुत छोटा व समस्याओं से भरा हुआ था। नेपाल के माओवादी नेपाल के अन्य हिस्सों में अपना प्रभुत्व जमाने लगे। यानी कि जो नेपाल के माओवादी लोग हैं, उन्होंने नेपाल में अपना प्रभुत्व जमाने लगे। अगला है, माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। यानी माओवादी राजा और जो सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं, उनके भी सशस्त्र विद्रोह कराना चाहते थे। अगला पॉइंट है हमारा, माओवादी व राजा की सेना के बीच हिंसक लड़ाई होने लगी। यानी कि माओवादी व राजा के बीच हिंसक लड़ाई होने लगी। फिर कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। यानी कि राजा की सेना और जो लोकतंत्र समर्थन और जो माओवादी लोग हैं, उनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष होने लगा। फिर 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। फिर देखेंगे कि लोकतंत्र को वहाँ पर किस प्रकार बनाया। देखो, नेपाल में अपने 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। यानी कि नेपाल में अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन फिर से हुआ। यानी कि 2006 में जो पूरा नेपाल देश है, वहाँ पर लोकतंत्र समर्थन फिर से होने लगे, जिससे कारण राजा ने, जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने संसद को क्या किया, बहाल कर दिया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे। इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन
7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया। यानी कि जो बहाल करने के बाद जो मोटे तौर पर जो हिंसा हुई उसका नेतृत्व 7 दलों के गठबंधनों ने किया। अगला है हमारा, नेपाल का संविधान लिखने के लिए वह संविधान सभा का गठन हुआ। यानी कि नेपाल का जो संविधान है वैसे लिखने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। कुछ व्यक्ति अलंकारिक अर्थों में राजा का पद रखने के समर्थन में थे। यानी कि संविधान में राजा का पद भी रखा जाए, ये कुछ लोगों का समर्थन था। और माओवादी लोगों का समर्थन ये था कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। परंतु 7 दलों के गठबंधन ने इनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यानी कि 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। फिर 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान बना लिया था। इस प्रकार नेपाल ने अपने यहाँ पर लोकतंत्र को कायम किया। तो दोस्तों, आज हमने बांग्लादेश और नेपाल के लोकतंत्र के बारे में चर्चा की, किस प्रकार इन दोनों देशों ने अपने यहाँ पर लोकतंत्र को कायम किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक